नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहा था 1861 के चार्टर एक्ट। उसके आगे कंटिन्यू करते तो अब आएगा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट। लेकिन उसके पहले जो भारत में कुछ कांग्रेस की स्टैब्लिश होने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जो स्टैब्लिशमेंट संगठन स्टैब्लिश हुए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब हम जानेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं मिलकर स्टैब्लिश हुई हैं कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट। उसी क्रम में जानते हैं तो जो सबसे पहली संस्था थी वो क्या थी? बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में स्टैब्लिश हुई थी। इसको स्टैब्लिश करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय के अनुयायी गौरी शंकर। बंग भाषा प्रकाशक सभा कब स्टैब्लिश हुई? 1836 में। इसको स्टैब्लिश करने वाले यानी कि इसको स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन के अनुयायी गौरी शंकर तरकाबा गीस के द्वारा इस बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्टैब्लिशमेंट हुई। इसका कार्य क्या था? तो ये पहली बात तो बंगाल की प्रथम राजनीतिक सभा थी। क्या थी? बंगाल की प्रथम राजनीतिक सभा थी। ठीक है, यह बंगाल की प्रथम राजनीतिक सभा थी। यह इसका कार्य क्या था? जो सरकार थी, सरकार की नीतियों की समीक्षा करती थी तथा इसका जो मुख्य कार्य था वो जो प्रशासनिक क्रियाकलाप थे उसमें अपनी याचनाएं भेजती थी। प्रशासनिक क्रियाकलापों में जो सुधार किए जाने थे उसमें अपनी याचनाएं भेजती थी। ठीक है, यह इसका मुख्य कार्य था। देशवासियों के प्रति इसको जागरूक करने के लिए ये संस्था ने काफी ज्यादा अपना मदद किया। तो सीधी सी भाषा में क्या है? तो बंग भाषा सभा के प्रकाशक जो बंग भाषा सभा की स्टैब्लिशमेंट 1836 में किसके द्वारा? गौरी शंकर तरकाबीस के द्वारा। बंगाल की प्रथम राजनीतिक सभा थी। इसका कार्य क्या था? प्रशासनिक क्रियाकलापों में सुधार करने के लिए तथा जो सरकार थी उनकी कार्यों की समीक्षा करने के लिए इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, तो यह हुआ आपकी बंग भाषा प्रकाशक सभा। उसके बाद इसी क्रम में जो हम दूसरा देखेंगे, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अगली सभा कौन सी है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक, अब लैंड होल्डर्स सोसाइटी के बारे में हम जानते हैं। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? किसने की? तो इसकी स्टैब्लिशमेंट 1838 में द्वारिकानाथ जी द्वारा। द्वारिकानाथ टैगोर जी द्वारा हुई। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा हुई। ठीक है, ये क्या कार्य था इसकी स्टैब्लिशमेंट कहां पे हुई? तो कलकत्ता, जिसको हम प्रेजेंट टाइम में कोलकाता के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहां? कलकत्ता में हुई इसकी स्टैब्लिशमेंट, जिसको हम प्रेजेंट टाइम में कोलकाता के नाम से जानते हैं। इसका जो कार्य था ये जमींदारों के लिए बनाई गई थी। उत्तर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जितने जमींदार थे उनके हितों के लिए यह बनाई गई थी। उनके हितों के लिए, जमींदारों के हितों के लिए। ठीक है, हितों के लिए। ठीक है, यह पहली राजनीतिक संगठन था। यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन। जो बंग भाषा था वो बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन था, लेकिन इसको क्या कहा गया? लैंड होल्डर सोसाइटी को भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन। और यह क्या? जैसे कि यह संवैधानिक एक संस्था थी। ठीक है, संवैधानिक संस्था थी। ठीक है, तो यह एक संवैधानिक संस्था थी, भारत की पहली राजनीतिक संगठन था। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में स्टैब्लिशमेंट द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा
ये उत्तर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के हितों के लिए इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी। उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों, जो अगली सभा थी वो कौन सी सभा थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अगली जो थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1843 में जॉर्ज थॉमसन द्वारा। 18 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1843 में जॉर्ज थॉमसन द्वारा। ये लैंड होल्डर्स सोसाइटी को भी पीछे छोड़ देती है, क्योंकि जब 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट होती है तो वो जमींदारों के हितों के संरक्षण के लिए बनाई जाती है। उस समय काफी लोकप्रियता होती है। लेकिन जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी 1843 में जॉर्ज थॉमसन द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, ये था किसानों के हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। तो आप सोचिए, जहां पे किसानों की संरक्षण के बारे में होगा वहां पे ज्यादा लोकप्रियता होगी कि नहीं? क्योंकि भारत में तब अधिकतम लोग ही किसान वर्ग थे। आज भी अधिकतम लोग किसान वर्ग से, मध्यम वर्ग से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अधिक लोकप्रियता पाई। और इसके जो सचिव थे, इस सभा के जो सचिव थे कौन थे? प्यारी चंद्र मिश्र। लैंड होल्डर्स सभा के बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सचिव जो थे प्यारी चंद्र मिश्र थे। इन्होंने किसानों की संरक्षण के लिए कई कदम उठाए, कई मुद्दे उठाए। जो जमींदारी प्रथा थी उसकी आलोचना की। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट कभी 1843 में किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन द्वारा। इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव जो थे प्यारी चंद्र मिश्र थे। यह क्या था? किसानों के हितों के संरक्षण के लिए इसका मुख्य कार्य था। इसने जमींदारी प्रथा की आलोचना की तथा जो कृषक थे, जो उस समय कृषि में कार्य में विलीन थे, उनके जो मुद्दे थे उसको उठाया। ये लैंड होल्डर सोसाइटी के बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो आई उसके कार्य थे, क्योंकि लैंड होल्डर सिर्फ जमींदारों के लिए थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसके लिए? किसानों के लिए थी। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। जो अगला था वो क्या था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। जो अगली सभा थी वो क्या थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? तो 1851 में हुई। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में जो स्टैब्लिशमेंट हुई। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो सोसाइटी थी, जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो 1843 में जॉर्ज थॉमसन द्वारा स्टैब्लिशमेंट हुई थी, उन दोनों का विलय हो गया। उन दोनों के विलय के बाद उपरांत ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में अस्तित्व में आया। इसके अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राधाकांत देव को। ठीक है, अध्यक्ष राधाकांत देव को। ठीक है, और जो सचिव थे वो कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो बंगाल जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में अस्तित्व में आया, किसके विलय के बाद? तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के उपरांत 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अस्तित्व में आया, जिसके अध्यक्ष राधाकांत देव को तथा सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर को चुना गया। इसका कार्य क्या थे? अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। तो जो ब्रिटिश हिंदू पेट्रियाटिक नामक पुस्तिका से इसका प्रचार प्रसार किया गया। कौन सी पुस्तिका थी? तो हिंदू पेट्रियट
नामक पुस्तिका, ठीक है, पुस्तक द्वारा, ठीक है, इसका प्रचार प्रसार किया गया। उसके बाद 1860 में क्या होता है, जो अंग्रेजों द्वारा आय बढ़ाया जाता है, यानी आयकर को बढ़ा दिया जाता है, उसके विरोध में इन्होंने क्या किया, आयकर के विरोध को जो आयकर बढ़ाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको विरोध में एक गठन किया, आयोग की गठन किया, तथा नील विद्रोह हुआ था उसके लिए भी एक आयोग की गठन किया। यानी कि सीधी सी बात है, आयकर को बढ़ाने के विरोध में तथा नील विद्रोह के विरोध में एक इन्होंने आयोग का गठन की मांग की। कब की, तो 1860 में। 1860 में आयोग गठन की मांग की, ठीक है। किसके उपरांत, तो जो आयकर अंग्रेजों द्वारा आयकर बढ़ाया गया और नील विद्रोह के बाद उन्होंने एक आयोग की गठन की मांग की। और 1807 में जब अकाल पड़ गया, तो भूखमरी आ गई थी, उस समय इन्होंने कुछ पैसा एकत्र किया था, जो अकाल में भूख से प्रेरित लोग थे उनके लिए कुछ पैसा इकट्ठित किया था, ठीक है, कुछ पैसा इकट्ठित किया था। तो 1860 में आयोग द्वारा कुछ पैसा इकट्ठित किया गया, जो किसके लिए था, अकाल प्रेरित के लिए था, ठीक है। इसे जो बंगाल है इसे जो बंगाल में क्या किस नाम से जाना था, तो भारतवर्षीय सभा के नाम से। इसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, बंगाल में भारत वर्षीय सभा के नाम से जाना जाता है। तो सीधी सी भाषा में एक बात हम ऐसे कह सकते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में एस्टैब्लिशमेंट, जिसके अध्यक्ष कौन थे, राधाकांत देव, तथा जिसके सचिव कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी इसके सचिव थे। इसने अपने कार्यों में 1860 में जो अंग्रेजों द्वारा आयकर बढ़ाया गया था उसका विरोध तथा नील विद्रोह के विरोध में एक आयोग की गठन की। नील विद्रोह जो था उसके लिए आयोग की गठन किया, तथा 1860 में जो अकाल पड़ गया, तो भूखमरी आ गई थी, उसके लिए कुछ पैसा एकत्रित करके दिया, ठीक है। और इसे बंगाल में भारतवर्षीय सभा के नाम से हम जानते हैं। यह हुआ आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। अगली जो महासभा थी वो कौन सी महासभा थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन सी थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अगली थी। इसकी स्टैब्लिशमेंट दादा भाई नौरोजी द्वारा, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा दादा भाई नौरोजी से 1866 में राजनैतिक प्रचार के लिए किया गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, भारतीयों की समस्याओं और मांगों को ब्रिटेन से अवगत कराना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, भारतीयों की समस्याओं और मांगों को ब्रिटेन से अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट किसने की, दादा भाई नौरोजी ने कब की, 1866 में। इसका उद्देश्य था राजनीतिक प्रचार करना तथा भारतीयों की जो समस्याएं थी और उनकी मांगों को ब्रिटेन में अवगत कराना, ब्रिटेन वासियों से अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। यह था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। तो यह हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके आगे जो अगली सभा थी वो कौन सी थी, पूना सार्वजनिक सभा। कौन सी थी, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। देखो पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा हुई, 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रानाडे द्वारा इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। अच्छा, इस पूना सार्वजनिक सभा को किस नाम से, और एक नाम जानते हैं, इसका जो अगला नाम है, दूसरा नाम क्या है, मराठी पुणे सभा,
ठीक है, मराठी पुणे सार्वजनिक सभा, इसका एक और नाम है, ठीक है, तो वो भी जान लीजिए, मराठी पुणे सार्वजनिक सभा के नाम से भी हम जानते हैं। पुणे सार्वजनिक सभा 2 अप्रैल 1870 को महादेवी गोविंद रानाडे के द्वारा हुई थी। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था, सरकार और क्या था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य वो था सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता स्थापित करना, सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता स्थापित करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। तथा इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष भवनराव श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास। और इसके बाद इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हर देशमुख जैसे कई नेताओं ने अध्यक्षता की। तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा, महादेवी गोविंद रानाडे द्वारा 2 अप्रैल 1870 को हुई। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता स्थापित करना, कायम बनाए रखना, मध्यस्थता बनाए रखना, ठीक है। इसके बाद इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, भवन राव श्रीनिवास। उसके बाद इसके कई और सारे अध्यक्ष जैसे कि गोपाल हर देशमुख, बाल गंगाधर तिलक जैसे और कई नेता इसके अध्यक्ष बने, ठीक है। ये दोस्तों हुआ पुणे सार्वजनिक सभा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मराठी पुणे सार्वजनिक सभा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो अगली थी वो कौन सी थी, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1875 में आनंद मोहन बोस द्वारा हुई। देखो इसका उद्देश्य क्या था, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में आनंद मोहन बोस द्वारा हुई। इसका जो उद्देश्य था क्या, जो स्टूडेंट थे, जो छात्र थे, उनके अंदर राष्ट्र की भावनाओं को प्रकट करना तथा राजनैतिक के प्रति जागरूकता पैदा करना, इसका उद्देश्य था। तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में आनंद मोहन बोस द्वारा हुआ। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, छात्रों के अंदर क्या, जो उस छात्र थे उस समय युवक थे, उनके अंदर राष्ट्र भावना को प्रकट करना तथा राजनैतिक पद में एक्टिव होना, यानी उनमें जागरूकता पैदा करना, यह कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का उद्देश्य था। जो छात्र संघ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन, छात्र संघ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सबसे एक्टिव थे, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये क्या थे, सबसे एक्टिव थे। तो छात्र संघ में सबसे एक्टिव कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो किससे संबंधित है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में आनंद मोहन बोस द्वारा। सीधी सी भाषा में क्या है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में आनंद मोहन बोस द्वारा हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था, छात्रों में राष्ट्र के प्रति भावना जागृत करना तथा राजनीतिक एक्टिव होना, यानी राजनीतिक में जागरूकता पैदा करना, यह इसका उद्देश्य था। और जो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन थे, छात्र संघ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यह हुआ कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके आगे हम देखते हैं जो अगली सभा थी वो कौन सी थी, इंडियन लीग, ठीक है, इंडियन लीग। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है, 1875 में। 1875 में इंडियन लीग की स्टैब्लिशमेंट हुई, किसके द्वारा, सिसिल कुमार घोष द्वारा, ठीक है। उसके बाद सिसिल कुमार घोष द्वारा 1875 में इंडियन लीग की स्टैब्लिश हुई थी। इसके अगले वर्ष ही 1876 में इसका नाम बदल जाता है। इसका नाम बदल क्या हो जाता है, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। 1875 में इसका नाम क्या होता है, इंडियन लीग, जिसको स्टैब्लिशमेंट कौन होता है, सिसिल कुमार घोष। लेकिन 1876 में अगले वर्ष ही इसका नाम क्या
क्या हो जाता है, इसका नाम इंडियन एसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन होता है। यह कांग्रेस के जो स्टैब्लिशमेंट हुई, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टैब्लिशमेंट के पूर्व में एक सबसे मुख्य संस्था के नाम कह सकते हैं, सबसे मुख्य संस्था में एक थी ये। यानी कि इंडियन लीग जो थी, ये कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट के पूर्व सबसे मुख्य संस्थाओं में से एक संस्था थी, जिसका नेतृत्व मुख्यतः नेतृत्व किसने किया था, आनंद मोहन बोस। इसका मुख्यतः नेतृत्व आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका मुख्यतः नेतृत्व किया। इसको देखो, इंडियन लीग की स्टैब्लिशमेंट 1875 में सुशील कुमार घोष के द्वारा होती, लेकिन अगले वर्ष ही 1876 में इसका नाम बदल क्या हो जाता है, इंडियन एसोसिएशन। जो कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट के पूर्व सबसे मुख्य सभा में से एक सभा थी, और इसका जो मुख्यतः नेतृत्व कौन कौन करता था, आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका मुख्यतः नेतृत्व करते हैं। यह हुआ दोस्तों इंडियन लीग। इसके आगे के बारे में दोस्तों जो अगली सभा थी वो कौन थी, मद्रास महाजन सभा। कौन सी थी, मद्रास महाजन सभा। देखो, मद्रास महाजन सभा की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट 1884 में होती है। करने वाला कौन है, वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और आनंद चारुलू। इन तीन लोगों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा की स्टैब्लिशमेंट की। उसके बाद क्या होता है, देखो 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 के मध्य क्या होता है, जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी, कौन सी, थियोसोफिकल सोसाइटी, और थियोसोफिकल सोसाइटी और मद्रास मेला का आयोजन होता है। मद्रास मेला का आयोजन होता है। ठीक है, मेला का आयोजन होता है। तो मद्रास महाजन सभा की स्टैब्लिशमेंट 1884 में होती। कौन कौन करता, वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, आनंद चारुलू ने मिलकर मद्रास महाजन की सभा की स्थापना की। 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 के मध्य क्या होता है, थियोसोफिकल सोसाइटी और मद्रास मेला का आयोजन होता है। इस सभा के इस आयोजन के बाद क्या होता है, यहाँ इस सभा ने जो मांगे की, अपनी मांगे क्या प्रस्तुत की, विधानसभा में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। ठीक है, पहली मांग क्या थी इनकी, जो पहली मांग थी, विधानसभा में जो विधानसभा है, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद था, विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। ठीक है, क्या था, भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। ठीक है, ये इनकी पहली थी। जो दूसरी थी इनकी मांग, दूसरी मांग क्या थी, जो किसान वर्ग है उनको उनकी दयनीय स्थिति को सुधारना। किसान वर्ग की दयनीय स्थिति को सुधारना। तो सीधी सी बात, मद्रास महाजन सभा की स्टैब्लिशमेंट 1884 में होती। कौन करता है, कौन करता है, तो वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और आनंद चारुलू मद्रास महाजन सभा की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। 29 दिसंबर 1884 से लेकर 2 जनवरी 1885 के मध्य थियोसोफिकल सोसाइटी
और मद्रास मेले का आयोजन होता है। उसके बाद जो सभा की मांगे होती वो क्या होती है, विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, भारतीयों का यानी कि क्षमता को बढ़ाना, और जो उनकी दूसरी प्रमुख मांग क्या थी, किसान वर्ग की दयनीय स्थिति को सुधारना। और कई सारी मांगे थी, जैसे राजस्व में सुधार करना, कई सारी थी, लेकिन दो प्रमुख थी। क्या थी, विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना और किसान वर्ग की दयनीय स्थिति को सुधारना। ठीक है, यह इनका प्रमुख कारण था। ठीक है, ये प्रमुख मांग थी इनकी। ठीक है, तो ये हुआ मद्रास महाजन। इसके आगे हम देखते हैं अगले जो महासभा थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो अगली सभा थी वो कौन थी, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1885 में होती है। किसके द्वारा, तो पहले जो थे फिरोज शाह मेहता, दूसरे नंबर पे कौन से, केटी तैलंग। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा होती है। जो फिरोज शाह मेहता जी थे, इनको बॉम्बे का बेताज बादशाह कहा जाता था, क्योंकि इस जो महासभा का जो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था, आम नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, तथा जो फिरोज शाह मेहता जी थे, ये क्या करते थे, प्रशासनिक जो ब्रिटिश संसद थी और जो भारत की प्रशासनिक स्तर की उस समय की अधिकारी थे, उनको क्या करते थे, पत्र लिख के भेजते थे, ताकि भारत की जो आम जनता है उनको जो कष्ट है उनको निवारक किया जाए। इसलिए तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा स्टैब्लिशमेंट होती है। केटी तैलंग इसके साहब फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा होती है। फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का बेताज बादशाह माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इस पूरी बंबई प्रेसिडेंसी को मेंटेन किया, और इसमें सबसे ज्यादा आम जो नागरिक थे उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया, तथा तो जो भारत में आम जनता के द्वारा उस समय प्रशासनिक सुधार किए जाने थे ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा, उसको अपने पत्र और प्रार्थना पत्र के जरिए भेजते थे। इस संस्था का यही मुख्य उद्देश्य था। तो ये हुआ बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आई होप ये समझ में अच्छी तरीके से आपको आ रहा होगा। तो आगे के देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और दोस्तों कुछ जो अन्य संस्थाएं थी उनके बारे में बात करते हैं। लंदन कमेटी 1862 में किसके द्वारा स्टैब्लिश हुई? पुरुषोत्तम मुदलियार द्वारा। उसके बाद जो लंदन इंडिया एसोसिएशन था, यह 1865 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। स्टैब्लिशमेंट की थी। लंदन में ही स्टैब्लिशमेंट की गई। यह भी लंदन में थी और यह भी लंदन में थी। अभी आपने देखा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा स्टैब्लिश की गई, क्योंकि वो ज्यादा चर्चा में थी, उसने ज्यादा काम किए थे। लेकिन जो लंदन इंडिया सोसाइटी थी, ये छुटपुट एक सोसाइटी थी, हालांकि काम किया, इसलिए इनका भी बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते इतनी सारी संस्था, बंग भाषा से लेकर लंदन इंडिया सोसाइटी, लगभग मैंने 10 से 15 जितनी भी थी मैंने आपको डिस्कशन किया। अब इन सब सभाओं के अंतर्गत एक निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष यह निकलता कि जितनी भी संस्थाएं थी सोशल यानी सामाजिक स्तर में सुधार के लिए थी, राजनीतिक सुधार के लिए थी, अपने किसान वर्गों के हितों के लिए थे, जमींदार के हितों के लिए थी। लेकिन हमें ये छुटपुट एक क्षेत्रीय अधिकार तक ही सीमित थी। हमें आजादी प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन करना था, एक राष्ट्रीय संगठन बनाना था, जिसके लिए आवश्यकता पड़ी। और 1885 में
दादा भाई नौरोजी द्वारा एहुम के अध्यक्षता में नेशनल कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई, जिसके बारे में मैं आगे आपके लेक्चर में बताऊंगा कैसे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट बहुत बढ़िया से समझाएंगे अच्छी से। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको 1885 के बारे में बताएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।